गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय का अध्याय 1 संसाधन इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। संसाधन का मतलब आप लोग जान ही गए हो कि प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वह संसाधन है, क्योंकि उसकी जो आवश्यकता है ना, उस वस्तु की जो उपयोगिता है वही उसे संसाधन बनाती है। कोई भी संसाधन जो है मूल्यवान होती है और मूल्य का अर्थ होता है महत्व। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं इस पाठ के द्वारा हम पढ़े थे। तो चलिए पाठ यहाँ से शुरू करते हैं और आगे देखते हैं इस पाठ में संसाधन के माध्यम से हमें और कौन कौन सी जानकारी दी जा रही है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर संसाधनों के प्रकार हम पढ़ रहे थे। संसाधनों के प्रकार सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है ना। मानव में वर्गीकृत किया गया है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पर सामान्य सी बात है, जो भी नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन यानी कि प्रकृति से प्राप्त होता है। तो जो भी संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और उसे हम बिना संशोधित किए जब उपयोग में लाते हैं तो वही प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, वायु में हम किसी भी प्रकार से संशोधित नहीं करते, उसे श्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन हुआ। वैसे ही हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इनका भी हम उपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये भी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, क्योंकि इसके लिए हमको प्रकृति को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। ये प्रकृति के द्वारा हमें उपहार के रूप में प्रदान किए गए हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। प्रकृति जो है ये इसे हमें उपहार स्वरूप प्रदान की हुई है और सीधे ही हम इसका उपयोग भी कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का जो अनुप्रयोग है वही प्रौद्योगिकी है ना। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है जिसके लिए, जैसे प्राकृतिक संसाधन खनिज भी है, मृदा भी है, जल भी है। तो खनिज जो है भूमि के भीतर पाया जाता है। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को औजारों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही उसका उपयोग हम कर सकते हैं, है ना। अब आगे देखिए, विभिन्न समूहों में, है ना, विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार किया जाता है। यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है? देखिए, विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, जिस प्रकार से यहाँ पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है वैसे ही प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण जो है विकास, प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में रखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर संसाधन को बांटा गया था, वैसे ही प्राकृतिक संसाधनों को भी यहाँ पर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जाता है। अब यहाँ पर वे दो वर्ग कौन कौन से हैं? वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होता है? वास्तविक संसाधन वे होते हैं जिसकी मात्रा हमको ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधन वे होते हैं जिसकी मात्रा हमको ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मन के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक संसाधन की मात्रा ज्ञात होती है। जैसे कि यहाँ पर कोयला बता रहा है, कोयला सभी कोई जानते हो, है ना। तो कोयला जो है एक सीमित मात्रा में है। अगर हम इसका भरपूर उपयोग करते हैं तो एक समय के बाद यह समाप्त हो सकता है। तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, वे कभी भी समाप्त, अगर इसका अधिक उपयोग किया गया तो वह समाप्त हो सकता है और इसको पुनः प्राप्त करने के लिए हमको करोड़ों वर्ष इंतज़ार करना पड़ सकता है ना। उसी प्रकार से आप देखिए संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, मतलब कि उसकी मात्रा हमको ज्ञात नहीं होती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग जो है भविष्य में किया जा सकता है। मतलब कि संभाव्य का मतलब ही क्या हो रहा है, संभावना। ऐसे संसाधन जिसकी मात्रा हमको अभी ज्ञात नहीं है कि वो कितनी मात्रा में धरती पर उपलब्ध है और इस समय इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है, मगर इन संसाधनों का उपयोग जो है भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी है ना, इस समय हमारा जो प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप में उन्नत नहीं है। मतलब कि हमारा जो प्रौद्योगिकी है अभी वो उतना उन्नत नहीं है कि इन संसाधनों का उपयोग कर सके, जो संभाव्य संसाधन है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। संभाव्य संसाधन का उदाहरण क्या है, यूरेनियम, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। मतलब ऐसे संसाधन जिसकी मात्रा हमको ज्ञात नहीं है, ना ही उसका अभी वर्तमान में उसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे संसाधन को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। 2 वर्ष पूर्व तीव्र गति से बहने वाली जो पवने थी वह संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। 2 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवने जो थी वो एक संभाव्य संसाधन थी, लेकिन आज वे वास्तविक संसाधन हैं। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात तट पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ संभाव्य संसाधन। मतलब कि जो संभाव्य संसाधन है उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको उपयोग करने लायक बना लेते हैं तो वो बन जाता है वास्तविक संसाधन, है ना। अब आगे देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं। अजैव संसाधन जो हैं निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन हैं, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बता रहे हैं। संसाधन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन संसाधन के कई प्रकार हमको यहाँ पर पता चल रहा है। संसाधन जो है वास्तविक भी हो सकता है, संभाव्य भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर हम देख रहे हैं कि संसाधन जो है अजैव भी हो सकता है और जैव भी हो सकता है। नाम से ही यहाँ पर समझ आ रहा है कि अजैव का मतलब क्या होता है, जो जीवित नहीं है, मतलब निर्जीव वस्तुएं होती हैं। जैव मतलब कि जो सजीव यानी कि जीवित वस्तुएं होती हैं। तो इसमें क्या क्या बता रहे हैं, सजीव के अंतर्गत क्या क्या आएगा और निर्जीव के अंतर्गत क्या क्या आएगा। निर्जीव वस्तुएं जो हैं मृदा, चट्टानें और खनिज, ये सब निर्जीव के अंतर यानी कि अजैव संसाधन है, परंतु वहीं पर पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं वे जैव संसाधन हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। जो प्राकृतिक संसाधन है उसको अगर हम विस्तृत रूप में देखें तो इसको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है।
इसको भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है, कुछ जो है असीमित है, मतलब इनकी मात्रा जो है हमको ज्ञात नहीं है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है ना। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। भरपूर मानव जो है इसका प्रयोग भी कर रहा है, फिर भी यह समाप्त नहीं होगा। ऐसे संसाधन है ये, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया प्रयोग या उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। कुछ नवीकरणीय संसाधन जो हैं ऐसे भी हैं जिसका अगर बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, लापरवाही से प्रयोग किया जा रहा है, तो उनके भंडार भी यहाँ पर प्रभावित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। असीमित नवीकरणीय मतलब कि कभी समाप्त नहीं होने वाला, ऐसा हमको प्रतीत होता है। लेकिन है ना, इसके बावजूद क्या है, यहाँ पर जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में बहुत बड़ी समस्या है। जल जो है अनवीकरणीय संसाधन हमको नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी जल की कमी हमें गर्मी के दिनों में देखने को मिलती है। कहीं कहीं पानी जो है नहीं मिलता है, हमको पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, पानी की कमी होती है, ऐसा देखा गया है ना। अब देखिए, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार जो हैं सीमित है। अनवीकरणीय संसाधन जो हैं वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार जो हैं सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। एक बार जो है भंडार समाप्त हो जाता है और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए हमको हजारों वर्ष का समय लग जाता है। ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। ये जो अवधि है मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन जो है ना, इस प्रकार के जो संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण हैं। ये हुआ आपका अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब कि हमको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और पुनः प्राप्त हो जाते हैं और इसको प्राप्त किया जा सकता है। इनकी मात्रा जो है असीमित है और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे भी हैं जो हमको ऐसे प्रतीत होते हैं जो असीमित है ना, लेकिन फिर भी इसका अगर बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो इनके भंडार जो है प्रभावित होते हैं। वैसे अनवीकरणीय संसाधन में क्या बता रहा है कि इनके भंडार जो है सीमित है, निश्चित मात्रा में है और इसका एक बार भंडार अगर मान लिया जाए समाप्त हो जाता है तो इसको पुनः प्राप्त करने के लिए हमको हजारों वर्ष लग सकता है। और ये इस समय इतना ज़्यादा होता है कि एक मनुष्य का जो जीवन काल जो होता है, जो उसके जीवन की जो अवधि होती है उससे भी अधिक होती है। इस प्रकार के संसाधन जो होते हैं अनवीकरणीय कहलाते हैं। जैसे कि कोयला को हम तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि जल है, जल समाप्त हो भी जाए तो हमको पुनः एक वर्ष के बाद में प्राप्त हो जाता है। वर्षा आती है और उसके बाद में धरती के भीतर जो है जल जो है धरती जब अपने अंदर जल को संग्रहित करके रखती है तो हमको जल जो है पुनः प्राप्त हो जाता है। लेकिन वहीं पर कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब को हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्राकृतिक गैस, ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर
वे सर्वव्यापक और स्थानिक हो सकते हैं। सर्वव्यापक यानी कि सभी जगह प्राप्त होता है, और स्थानिक यानी कि कुछ विशेष स्थान पर ही प्राप्त होते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम श्वास लेते हैं, सर्वव्यापक हैं। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, वे स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लौह अयस्क। ठीक है, ये सर्वव्यापक और स्थानिक यहाँ पर स्पष्ट हो गया। अब आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण यानी कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वे सभी जगह एक समान नहीं हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। और ये किस आधार पर? भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ का जलवायु कैसा है, कितनी ऊंचाई पर है, उसके आधार पर, इन भौतिक कारकों के आधार पर ही प्राकृतिक संसाधन जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। इन्हीं कारकों के कारण से पृथ्वी पर ये संसाधन असमान रूप से वितरित है। तो ये टॉपिक आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे की क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे।